नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा के उन सभी को लेकर के आया हूं, जो कि आपके राजस्थान आरएस प्री परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से साथियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न इसी स्लाइड में से देखने को मिलेंगे। इसी क्लास में से 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं उन प्रश्नों की भी चर्चा करूंगा जो वर्ष 2021 में आरएस के पेपर में पूछे गए थे, 2018 में पूछे गए थे और 2016 में पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लास को पूरी ध्यान से देखना है क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है यहाँ पर। और इसकी जो पीडीएफ है ना मित्रों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो पीडीएफ है, सेम ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास एक जिद है सिलेक्शन की और सिलेक्शन आपको आरएस प्री में लेकर के रहना है। और ये मुहिम आपकी रोजाना चलेगी राजस्थान आर्थिक समीक्षा की। ठीक है, डेली आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा लेकर के। और आर्थिक समीक्षा के लगभग साथियों याद रखना आपको 25 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स समेत आपको याद रखना साथियों 32 एमसीक्यू पूरे जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और राजस्थान साथियों याद रखना प्री का जो एग्जाम है वो आपको याद रखना है किस किस से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इकोनॉमी सर्वे अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे से करनी है क्योंकि मैथ और रीजनिंग के साथियों आरएस प्री के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस से रिलेटेड आपको जो प्रश्न है वो साथियों वो 10 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं, यानी कि साइंस और टेक के जो प्रश्न है वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 32 से 35 प्रश्न आपके राजस्थान करंट अफेयर्स इकोनॉमी से पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग और 10 प्रश्न साइंस टेक, यानी कि 30 प्रश्नों की अगर अपन बात करें तो 60 एमसीक्यू आपके पास हो जाते हैं, यानी कि 60 प्रश्नों का जो है पैकेज आपके पास है, तो यहीं से आपका आरएस प्री निकल जाएगा। ठीक है, बस ध्यान आपको इतना रखना है कि इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और अब राजस्थान का जो राजस्थान प्री का जो एग्जाम है साथियों आरएस प्री का, वो जल्द ही होने वाला है। सितंबर के या तो लास्ट सप्ताह में इसकी डेट दे दी जाएगी या फिर अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह के अंतर्गत जो है इसकी डेट दी जाएगी। ठीक है, और वैसे थोड़ा राजस्थान पे आपको फोकस करना है। राजस्थान में भी आपको याद रखना साथियों पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि पॉलिटी में सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी को अच्छे से करना है और एक राजस्थान ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें से आपका जो आरएस प्री है वो सेफली पास हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, देखिएगा। अपन बात करते हैं अब पहले प्रश्न से, देखिएगा। पहले अपन राजस्थान का जो सामान्य परिचय है थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए, एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि आरएस प्री आपको कैसे कवर करना है। पहले अपन बात करते हैं साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी कि भारत में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का जो कितना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, तो ये भी आपको याद रखना है 10.41%। और इस प्रश्न को साथियों कई बार एग्जामों में पूछा गया, इसको आरएस प्री का एग्जाम जो 2016 वाला हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो राजस्थान का देश में साथियों प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 से जब मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तब से ये जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो साथियों राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है? कुल पॉपुलेशन की बात करें तो 6.85 करोड़ है। ये याद रखना साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी नवीनतम जनगणना के अनुसार की बात करें अपन, वैसे आई नहीं है, पर स्वास्थ्य कल्याण जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसके तहत 8.1 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है साथियों जिलों और संभागों की। जो वर्तमान में जो संभाग और जिले हैं वो तो 33 है, संभागों की बात करें तो 7 है, जबकि नवीनतम संभाग कौन सा है? प्रतापगढ़ है, जो 26 जनवरी 2008 को गठित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नए जिलों के बाद, नए जिलों के जो गठन हो जाएंगे उसके बाद जो राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाएगी 50 और संभागों की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए राजस्थान की आकृति किस प्रकार से है, तो पतंग या फिर विषम जो चतुष्कोणीय है आप इसको कह सकते हैं। पतंग के समान है राजस्थान की आकृति और विषम चतुष्कोणीय अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, विस्तार की बात करें मित्रों तो विस्तार आपको अच्छे से याद रखना है। पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिम में अधिक है याद रखना, जबकि
उत्तर से दक्षिण की अगर अपन बात करें तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार इसका है 826 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तुलना में जो राजस्थान की चौड़ाई है ना मित्रों, वो पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत अधिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जो राजस्थान की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। कोण की बात करते हो तो याद रखना साथियों, वायव्य कोण के अंदर स्थित है। ये कोण इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और विश्व में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति क्या है, तो याद रखना साथियों, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कोण की बात करते हैं तो ईशान कोण के अंदर स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एशिया के संदर्भ में मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। और कोण आपसे पूछे तो याद रखना नेतृत्व कोण के अंदर ये स्थित है। ठीक है, क्लियर है, तीनों बातें अपन ने अच्छे से पढ़ ली है, भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। ठीक है, कोणों की भी अपन बात करी है। कोण कौन सा है भारत के संदर्भ में? वायव्य कोण है। और विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान है साथियों, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कोण की बात करें तो ईशान कोण में है। ठीक है, एशिया के संदर्भ में बात करें तो याद रखना साथियों, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। कोण की बात करें तो साथियों नेतृत्व कोण में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए, चलिए देखिए इसका जो अक्षांश विस्तार अपन देखते हैं। अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से भी अपन राजस्थान की स्थिति देखेंगे। अक्षांशीय दृष्टि से अगर राजस्थान की स्थिति आपसे पूछ लिया जाए विश्व के अंदर, तो याद रखना साथियों उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतरीय दृष्टि से आपको राजस्थान की स्थिति पूछ लिया जाए तो याद रखना पूर्वी देशांतर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए अक्षांश विस्तार कितना है राजस्थान का, तो याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में जो है राजस्थान स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और देशांतरीय दृष्टि से पूछ लिया जाए तो याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इन देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यानी कि अक्षांशों का अंतर कितना है। अक्षांशों का अंतर अगर मित्रों आपसे पूछ ले तो याद रखना है आपको 7 डिग्री 9 मिनट जो है अक्षांशों का ये तो अंतर है। और देशांतरों का अंतर आपसे पूछ ले तो याद रखना साथियों 8 डिग्री 47 मिनट ये देशांतरों का अंतर है। और याद रखना साथियों पूर्व और पश्चिम जो बिंदु है इन दोनों के मध्य का समय का अंतराल आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना लगभग 35 मिनट है, यानी कि 8 सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्वी बिंदु धौलपुर है, पश्चिमी बिंदु जैसलमेर है। गांव की बात करते हैं तो धौलपुर में तो है सिलान गांव, पश्चिम में है कटरा गांव, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अक्षांशों के बीच की दूरी भी आपसे पूछ ली जाती है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी है 826 किलोमीटर, जबकि देशांतरों के बीच की दूरी है 869 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में आपसे 100% पूछे जाते हैं। और यहाँ से कई बार प्रश्न जो है एग्जाम RS प्री के अंदर पूछा गया था, देखिएगा उसके अपन बात करेंगे कौन सा पूछा गया था। देखिए बात करते हैं आपसे दशकीय वृद्धि दर। अब देखिएगा अपन बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। देखिए मित्रों मैं आपको समझाता हूं याद कैसे आपको करना है इसको। देखिए दशकीय वृद्धि दर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो अपने पास पूरा 100% है। तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार अपन बात करेंगे तो 100% में से साथियों राजस्थान की 21.3% जो है ये दशकीय वृद्धि दर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 21.3% किसकी है? राजस्थान की है। और भारत के अंतर्गत अपन 100 लेते हैं तो 100 में से भारत में है 17.7%, जबकि राजस्थान में है 21.3%। ठीक है, वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में 21.3% जो है एक दशक में वृद्धि होती है। भारत में 17.7% की वृद्धि होती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है मित्रों? ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, मतलब विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। और ये आर्थिक समीक्षा जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो अपन RS प्री के लिए इसको पढ़ रहे हैं, जनगणना होगी 2011। ठीक है, तो राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। कितना है? 200 राजस्थान का जनघनत्व है, जबकि भारत की बात करें तो 382 है। भारत का कितना है? 382। ठीक है, राजस्थान और भारत के संदर्भ में दोनों में ही अपन इसको पढ़ने वाले हैं। लिंगानुपात बात करते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे और राजस्थान के संदर्भ में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राजस्थान में है 928। ये देखिए राजस्थान में कितनी है? 928। भारत में कितनी है? 943। ये से याद रखना है, 928 राजस्थान है, जबकि 943 किसकी है? भारत में। क्लियर है,
घनत्व की बात करें 200 राजस्थान में, 382 भारत में। दशक की वृद्धि दर की अपन बात कर लिए है 21.3% राजस्थान में, जबकि 17.7% भारत में है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहां तक सबको क्लियर है। देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं मित्रों। लिंगानुपात सन 2011 के अनुसार अपन बात करेंगे 0 से 6 वर्ष यानी कि 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं। 0 से 6 वर्ष बालिकाओं की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी 0 से 6 वर्ष के बालिकाएं हैं, बालकों पर जो है कितनी बालिकाएं। राजस्थान में 888 यानी कि 888। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान की है। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो 919 है भारत की। ठीक है, भारत में है 919, जबकि राजस्थान में 888। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं साक्षरता दर की बात करें मित्रों, तो ध्यान रखना राजस्थान में जो साक्षरता दर है 66.1% है। राजस्थान में कितनी है, 66.1% है। ठीक है, और भारत की बात करें तो याद रखना साथियों 73.0% है भारत में। भारत में कितनी है, 73.0%, राजस्थान में 66.1%। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, अब बात करते हैं पुरुषों की। पहले अपन बात करे थे एवरेज साक्षरता दर पुरुषों और महिलाओं, बालक बालिकाओं सबकी जो साक्षरता दर है राजस्थान में 66.1% है, भारत में 73% है। अब बात करते हैं पुरुषों पर साक्षरता दर पुरुषों की, तो राजस्थान में ध्यान रखना साथियों 79.2% जो है राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता है, जबकि 80.9% जो है भारत की साक्षरता है। ठीक है, 79.2% की बात करें तो यह राजस्थान में है। भारत की बात करें तो एक ज्यादा है, याद रखना साथियों 80.9% है। ठीक है, 79-80 इतना आपको याद रखना है। महिलाओं की बात करते हैं, अब साक्षरता दर महिलाओं पर कितनी है, तो महिलाओं के साथियों 52.1%। राजस्थान में कितनी है, 52.1%। भारत में कितनी है, 64.6%। ठीक है, ये देखिए 52.1 और 64.1 भारत में। देखिए 73% साक्षरता दर कुल भारत की कितनी है, 73% है। राजस्थान की 66.1% है। साथ के साथ रिवीजन करिए, साक्षरता दर कितनी है पुरुषों पर, तो याद रखना राजस्थान की है 79.2%। राजस्थान की कितनी है, 79.2%, और भारत की कितनी है, 80.9%। ठीक है, महिलाओं पर अपन बात करें तो महिलाओं में जो राजस्थान है ध्यान रखना 52.1% राजस्थान की साक्षरता दर है, जबकि भारत की है 64.6% है। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है साथ एग्जाम में पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है। देखिए कई बार आरएस प्री 2021 में यहां से सीधा प्रश्न उठा लिया गया था कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार, और ये हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान में जो कार्य सहभागिता दर है 43.6% है, और भारत में 39.8% है। इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, ये इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 43.6% की जो साक्षरता दर है, सॉरी कार्य सहभागिता दर है वो राजस्थान में है, और 39.8% की जो कार्य सहभागिता दर है वो भारत में है। ठीक है, याद रखना है। शिशु मृत्यु दर की बात करें मित्रों तो याद रखना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, यानी कि 1000 जो शिशु जन्म लेते हैं उन पर कितने शिशुओं की मृत्यु होती है, तो 1000 शिशुओं पर कितने शिशुओं की मृत्यु होती है। तो ये 2020 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार अपन देखेंगे तो 32 तो राजस्थान में मरते हैं साथियों। जब 1000 शिशु जन्म लेते हैं तो उनमें से 32 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी संदर्भ में अगर अपन भारत में बात करें तो याद रखना साथियों 1000 जन्म लेने पर भारत में जो शिशु है उनकी मृत्यु दर है 28, यानी कि 1000 जन्म लेने पर 28 शिशु मर जाते हैं। ठीक है, किसी बीमारी किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है, ये आपको याद रखना है। जबकि भारत में एवरेज अपन देखें तो आंकड़ा कम है, जबकि राजस्थान में 32 का आंकड़ा है। ठीक है, सरकार इनके ऊपर भी काम कर रही है, जल्द ही ये शून्य शून्य भी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो शिशु मृत्यु दर आपको पता चल गया कि प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितने शिशुओं की मृत्यु दर है, तो याद रखना राजस्थान में है 32 और भारत में है 28। ठीक है, यानी कि भारत से 4 ज्यादा है, या फिर राजस्थान का आप याद कर लीजिए राजस्थान से 4 कम है। अगला देखिए मातृ मृत्यु दर, यानी कि जब जो महिला है 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर कितने महिलाओं की मृत्यु होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, यानी कि 1 लाख महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनमें से कितनी महिलाएं ऐसी है जो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना साथियों ये आंकड़ा किसके अनुसार है, 2018-20 के अनुसार। ठीक है, 18 से 20 113 राजस्थान का है, जबकि भारत का 97 है। ठीक है, 113 है राजस्थान में,
यानी कि 1 लाख महिलाओं पर 113 महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे को जन्म देने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत के अंतर्गत याद रखना साथियों 97 यानी कि 97 महिलाएं हैं। ये आंकड़े आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रटना है, बार बार क्लास को देखना है। पीडीएफ मैंने डाल दी है, रिवीजन कर लीजिएगा। अगला अपन देखते हैं अब, देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी 2018 से लेकर 20 तक का है। प्रत्येक वर्ष की बात करते हैं तो 69.4% राजस्थान में है और 70% है भारत में। यानी कि जन्म के समय जो जीवन की प्रत्याशा होती है उसकी बात कर रहे हैं तो 69.4 राजस्थान में है और 70% भारत में। आंकड़ा है 2018 से 20 तक का। अब इसके बाद साथियों स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से तो हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है, इसकी तो गारंटी है 100%। ठीक है, याद रखिएगा, एक मोटिवेशन कोट्स के साथ याद रखिएगा कि ये दरिया तेरा बूंद भर भी आसान नहीं हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। एक बात और याद रखना कि निगाहें स्वप्न के मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, निगाहें स्वप्न के पर्दे हटाती हैं। हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे ना बदल मेरे दोस्त, मुश्किल तो इंसान को चलना सिखाती है। तो आपको इन आंकड़ों से नहीं घबराना है, आंकड़ों को बार बार पढ़ना है। और एक कहावत होगी, आप सभी को पता होगा कि रसड़ी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। ठीक है ना, यानी कि जो बार बार आप प्रयत्न करोगे, जब एक कोमल रस्सी पत्थर को घिस सकती है तो आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको कैसे याद नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और क्लास को पूरी देखा करो। हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्लास तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ से तो 2 या 3 4 प्रश्न भी आपके यहाँ से बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर अपन बात करें 2022 और 23 की जो अपनी आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार अपन बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अपन कहते हैं साथियों जीएसडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो राशि है करोड़ों में बात करेंगे। ठीक है, स्तर मूल्यों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, स्तर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। इनका जो आधार वर्ष रखा गया है 2011-12 है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है मित्रों कि स्थिर मूल्यों पर इनका जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, 2011-12, इतना याद रखना है। और इसकी जो है 7,99,449 करोड़ जो है अनुमानित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुमानित राशि रखी गई है 7,99,449 करोड़ रुपए, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है किस पर, स्तर मूल्यों पर। ये राशि आपको याद रखनी है, इसको आपको पेन कॉपी लेना है, बार बार इसको लिखना है, बार बार लिखना है। ठीक है, इसका स्मरण करना है तभी आपको याद रह पाएगी। गत वर्ष की तुलना में साथियों स्तर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 8.19% की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्लियर है, ये वृद्धि का चिन्ह है, ये आपको याद रखना है। प्रचलित मूल्यों पर अगर अपन बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो याद रखना साथियों 14,13,420 करोड़, यानी कि 14,13,620 करोड़ जो है ये प्रचलित कीमतों पर है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या है, जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। वृद्धि की बात करते हैं गत वर्ष की तुलना में तो 16.4% वृद्धि दर्शाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 16.04% की वृद्धि दर्शाता है प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि गत वर्ष की तुलना में। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 14,13,420 करोड़। याद रह जाएगा, बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की अपन बात करते हैं, यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अपन बात कर रहे हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी 2022 के 23 के अनुसार है। स्थिर मूल्यों पर याद रखिएगा, स्थिर मूल्यों पर याद रखना 6,94,771 करोड़ रुपए की राशि है, अनुमानित है, ध्यान रखना। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है स्थिर मूल्यों पर, 6,94,771 करोड़। ठीक है, वृद्धि कितनी है गत वर्ष की तुलना में, 8.11% है। ठीक है, कितनी है, 8.11%। ये देखिए 8.11% की वृद्धि दर्शाता है। और याद रखना साथियों प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं किस पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रचलित मूल्यों पर जो कितना है, 12,59,527 करोड़। कितना है, 12,59,527 करोड़। और वृद्धि दर्शाई गई है 16.10% की। ठीक है, 16.10% की वृद्धि है प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में। क्लियर है, राशि आपको याद रखनी है। प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 12,59,527 करोड़। ये आपको राशि याद रखनी है और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेट आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखते हैं अपन पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की अपन बात कर रहे हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय
पर कैपिटा इनकम अपन इसको कहते हैं, यानी कि पीसीआई वर्ष 2022 और 23 में यहाँ पर भी आपको देखना है स्थिर मूल्यों पर कितना है, 86,134 करोड़, और गत वर्ष की तुलना में वृद्धि है 6.94 करोड़। ठीक है, 6.94 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। प्रचलित मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो मित्रों कितनी है, तो 1,56,149 करोड़ रुपए और 14.85% की जो है वृद्धि इसमें दर्शाई गई है। और एक बात याद रखना साथियों, तीनों के अंतर ही जो प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि होती है, प्रचलित मूल्य पर जो राशि होती है वो स्थिर मूल्य की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर स्थिर मूल्य की तुलना में ये अधिक रहती है। प्रति व्यक्ति आय में जो प्रचलित मूल्य की कीमत है वो है, अनुमानित राशि है 1,56,149 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रवार योगदान की। देखिए वर्ष 2022-23 में क्षेत्रवार जो योगदान है प्रचलित मूल्यों पर कितना है। वैसे तो जब अपन कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, कृषि का पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत इसके बारे में सारी डिटेल खंगालेंगे कि कुल खाद्यान्न कितना हुआ है, कपास, तिलहन, दलहन, सभी के उत्पादन की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे ये प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो मैं इसको यहीं पर ले लिया। देखिएगा कृषि के अंतर्गत जो है प्रचलित मूल्य पर अपन बात करें, स्थिर मूल्य के अपन जब कृषि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर कृषि का कितना योगदान है, तो 28.95 योगदान है। 28 आपको याद रखना है नॉर्मली। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना साथियों, उद्योग की बात करते हैं अपन 27.31%, और सेवा की बात करते हैं 43.74%। ठीक है, सेवाएं कोई भी हो सकती है, जो अपन सेवाएं देते हैं, जिसके माध्यम से सेवाएं दी जाती है, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया, और जैसे जॉब हो गई प्राइवेट सेक्टर में हो गया। उद्योग वो जो वस्तु का उत्पाद करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे अपन बोलते हैं उद्योग। ठीक है, कृषि आप सभी को पता ही है, जो कृषि करते हैं, कृषि कार्यों के अंतर्गत जो भी होता है उद्योग। देखिएगा कृषि आपको याद रखना है 28.95%, बस केवल सीधा 28 याद रख लीजिए, 28.95। और उद्योगों में आपको याद रखना है, एक कम कर देना है उद्योगों के अंतर्गत, तो याद रखना 27.31%। सेवा सबसे ज्यादा रहता है तो 43.74% आपको याद रख लेना है। ठीक है, यह है प्रचलित मूल्यों पर। इसके बाद देखिएगा फिर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना ये 2016 के अंतर्गत पूछा गया था आरएस प्री में, और ये फिर 2018 में भी पूछा गया था, और 2021 में नहीं बल्कि अब पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कितना है। राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 1999 से 2000 है साथियों, इसका बराबर 100 के रखा गया है 1999 से 2000। और ये साथियों इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो कोई भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है वो देख रहा है तो उसके लिए तो यह रामबाण प्रश्न है, इसको तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, 1999-2000 बराबर 100 के। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों का जो आधार वर्ष रखा गया है तो ध्यान रखना 2016 रखा गया है, बराबर किसके, 100 के। और ये किन केंद्रों पर आधारित है मित्रों, जो औद्योगिक श्रमिकों का जो आधार वर्ष डिसीजन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो 3 केंद्र इसके ऊपर है। एक तो है साथियों अलवर केंद्र है, और एक है जयपुर केंद्र, और एक है भीलवाड़ा केंद्र। पहले अजमेर को था, उसको हटा दिया है, अब अलवर को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा केंद्र, इन तीनों केंद्रों के आधार पर ही औद्योगिक श्रमिकों का जो आधार वर्ष है वो डिक्लेयर किया जाता है, और जो भी मतलब इकोनॉमिक सर्वे आता है इन तीनों केंद्रों के ऊपर ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अपन। देखिए खाद्यान्न उत्पादनों की अगर मित्रों बात करें तो ध्यान रखना खाद्यान्न उत्पादन जो होता है वो मीट्रिक टन में होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको, 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 253.99 मेट्रिक टन है उसका उत्पादन हुआ है किसमें, खाद्यान्न में, वर्ष 2022 और 23 के अनुसार। मेट्रिक टन याद रखना है। खाद्यान्न उत्पादन आपसे तीनों प्रश्न सेम दे देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे, मेट्रिक टन, क्विंटल, टन, कुछ भी दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है मेट्रिक टन। मेट्रिक टन में उत्पादन होता है 253.99 मेट्रिक टन। अनुमानित राशि वृद्धि की बात करते हैं गत वर्ष की तुलना में 9.71%। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ योजनाएं भी मैं आपके इसमें शामिल किया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना जो कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, जिसके अंतर्गत ड्रिप एवं जो फव्वारा पद्धति है ये तकनीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना यानी कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत साथियों ये 2 वित्त पोषण से चलते हैं, केंद्र वित्त पोषण और राज्य वित्त पोषण, दोनों का इसमें भाग होता है, अनुपात राशि होती है, जिसमें केंद्र का कितना है 60 अनुपात और राज्य का है साथियों 40। राज्य
इसमें इन्वेस्ट करेगा 40% राशि, जबकि केंद्र इसमें इन्वेस्ट करेगा 60% राशि। केंद्र की भागीदारी है ज़्यादा, राज्य की है कम, यानी कि 60:40। वित्त पोषण राशि है, ये आपको याद रखना है। सीधा एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला देखते हैं अपन। ये प्रश्न भी साथियों कई बार RS प्री एग्जाम में पूछा गया था। RS प्री का जो एग्जाम हुआ था 2021, उसके अंतर्गत ये पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था कि जो भूजल स्तर है साथियों वो घट रहा है, उसके घटते हुए स्तर को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये राजस्थान के अंतर्गत साथियों याद रखना 5 साल के लिए संचालित की गई है, यानी कि वर्ष 2020-21 से लेकर के 24-25 तक इस योजना का संचालन किया जाएगा। और ये संचालन साथियों करेगी कौन? इसका संचालन, इनका संचालन किया जाएगा भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से। भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन सहायता किसके लेगा भारत सरकार? विश्व बैंक की सहायता से लिया जाएगा। और इसमें साथियों दोनों की, यानी कि विश्व बैंक कितनी कितनी राशि इसमें इन्वेस्ट करेगा? 50% राशि विश्व बैंक की होगी और 50% राशि है भारत सरकार की होगी। ठीक है, यानी कि संचालन करता है इसकी भारत सरकार, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। ये वित्त पोषित है और दोनों का इसमें याद रखना साथियों 50-50% हिस्सा है। ठीक है, यानी कि 50% हिस्सा किसका है? विश्व बैंक का है, और 50% हिस्सा किसका है? भारत सरकार का है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भूजल, अटल भूजल योजना है, ये भारत सरकार के द्वारा किसकी सहायता से संचालित की जा रही है? तो ध्यान रखना विश्व बैंक आपसे दे देगा, एशिया बैंक दे देगा, और बैंकों के नाम आपसे दे सकते हैं, तो याद रखना विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई जा रही है। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात भी आपसे पूछ सकते हैं। भारत सरकार का अनुपात है 50, विश्व बैंक का अनुपात 50, यानी कि दोनों की वित्त पोषित राशि कितनी है? समान है, 50-50 है। ठीक है, अभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना के तहत राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो इसके तहत राज्य के 17 जिलों को चिन्हित किया गया है, और 17 जिलों के अंदर भी याद रखना साथियों 38 यानी कि 38 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। 38 ग्राम पंचायत समितियों को, ठीक है, 38 पंचायत समितियों, ग्राम हटा लीजिए, 38 पंचायत समितियों को इसमें चिन्हित किया गया है। और इस 38 पंचायत समितियों की साथियों याद रखना 1139 जो ग्राम पंचायतें हैं उनको चिन्हित किया गया, यानी कि 17 जिलों की बात करते हैं चिन्हित किया गया है, 38 पंचायत समितियां इसमें चिन्हित की गई है, जबकि 1139 जो है इसमें ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका संचालन 2020-21 से 24-25 तक किया जाएगा, 5 वर्षों के लिए किया जाएगा, ध्यान रखना। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है भूजल के घटते स्तर को रोकने के लिए। ठीक है, और ये योजना साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखिए, फिर इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान रखना। देखिए साथियों नीतियों से लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नीतियों की अपन बात करते हैं। देखिएगा राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो नीति है वो 2022 जारी की गई थी। ये किस डेट को की गई थी? डेट आपको याद रखना है साथियों 17 सितंबर 2022 को ये लागू की गई थी, यानी इसको शुभारंभ किया गया था। लागू की गई थी 17 सितंबर 2022 को। डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है MSME में 2022। ठीक है, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2022 लागू की गई थी 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है। दूसरी नीति है राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो 2022 है। ठीक है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? यह भी याद रखना साथियों 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, यानी कि लागू की गई थी। कब? 17 सितंबर 2022। दोनों की डेट आपको याद रखना है 17 सितंबर 2022, और 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति भी जारी की गई थी, और उसी दिन याद रखना साथियों राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति है ये भी लागू की गई थी। ठीक है, ये दोनों नीतियां साथियों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं अभी अपन, देखिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएं कौन सी है? तो राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं हैं, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान जो है साथियों वर्ष 2020-21 के अंतर्गत जो है कितने करोड़ रुपए का इन्होंने निर्यात किया है? तो याद रखना 71,6999 करोड़, 71,999.72 करोड़ का इन्होंने क्या किया है? निर्यात किया है। ये राशि ध्यान में रखनी है, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4-5 शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी है? पहली है साथियों अभियांत्रिकी, इसका जो परसेंटेज है आपको याद रखना है 16.62%, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे करके इसमें आपसे प्रश्न या इनका क्रम भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अवरोही अवरोही क्रम, बढ़ते से घटता क्रम, या इनका क्रम में जमाइए, कौन सी वस्तु का ज्यादा निर्यात है, कौन सी वस्तु का कम है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अभियांत्रिका का निर्यात कितना है राजस्थान से? ध्यान रखना 16.62% है।
कपड़े में कितना है तो 12.85 है। धातु की बात करें तो 11.44% है। और हस्तशिल्प की बात करें मित्रों तो 10.88% है। ठीक है। रसायन व संबंध की बात करते हैं तो 9.72% है। रसायन व संबंध यानी कि 9.72% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। देखिए इसके बाद बात करते हैं अपन अगले की। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। ये छपने वाला प्रश्न है साथ। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी तो ध्यान रखना 26 अगस्त 2021 को। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी मित्रों 26 अगस्त 2021 को इस पोर्टल की शुरुआत की जाती है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को। अब बात करते हैं आगे का जो प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून से 28 जून 2022 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई 2021 से संशोधित मजदूरी दर लगा लो स्टार। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी और उसको याद रखना साथियों 1 जुलाई 2021 से संशोधित कर दिया गया है कि मजदूरी दर कितनी होगी। जो साथियों जो फर्स्ट नंबर का कुशल होता है यानी कि उच्च कुशल होता है, जो काम करने में ज्यादा ही कुशल है, जो ज्यादा ही काम करता है, अनुभव रखता है, उसको कितने रुपए की मजदूरी दी जाएगी 333 रुपए। सबसे ज्यादा जो कुशल मजदूर है यहाँ भाई ठीक ठाक है, अच्छा काम कर लेता है, उसको दी जाएगी 283 रुपए। ठीक है। और जो अर्ध कुशल है हाँ भाई आधा अधूरा है, ज्यादा कुछ नहीं जानता पर ठीक ठाक काम कर लेता है, ठीक है, तो उसको दी जाती है 271 रुपए। क्लियर है। यानी कि जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, जो ज्यादा ही काम करता है, उसको दी जाती है 333। और जो कुशल कारीगर होता है, जो हाँ भाई ठीक ठाक ही काम कर लेगा ये तो बिगाड़ता नहीं है, उसको दी जाती है 283 रुपए। अर्ध कुशल है जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है, उसको दिए जाते हैं 271 रुपए। जो अकुशल है जो कुछ ही नहीं जानता, हाँ कहने पर काम करता है कि भाई ये काम कर, इधर कर उधर कर, उसको दी जाती है 259 रुपए। फिर भी ठीक है, 259 रुपए खूब दे रहे हैं। ठीक है ना। ये चारों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है चारों की चारों मजदूरियां। यानी कि उच्च कुशल को 333 रुपए दिए जाते हैं, कुशल को दिए जाते हैं 283 रुपए, और अर्ध कुशल को 271 रुपए, और अकुशल को 259 रुपए। इन सबको आपको लिख लिख के याद करना है, तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। यह क्लास को आपको बार बार देखनी पड़ेगी। मैं इस पर 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए। उच्च कुशल 333, कुशल 283, अर्ध कुशल 271 और अकुशल 259 रुपए। ठीक है। अब देखिए नोट लगा करके मैंने एक चीज लिखी है, यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना ये कब प्रारंभ की गई थी। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है इसको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल इन्हीं के बारे में चर्चा ज्यादातर होती है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत की गई थी, यानी इसको प्रारंभ किया गया था 13 जुलाई 2022 से। 13 जुलाई 2022 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो है, देखिएगा सौर ऊर्जा नीति की बात कर रहे हैं मित्रों। सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। सौर ऊर्जा नीति आरएस प्री में पूछा गया था, ये ध्यान रखना। आरएस प्री 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है 2019 में। ठीक है। सौर ऊर्जा नीति यानी कि 2019, सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी सन 2019 में। देखिए आगे का जो प्रश्न है वो है, राज्य में 30 नवंबर 2022 तक जो विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आपको विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता बतानी है। 23,487.46 मेगावाट हो गई है। कितनी हो गई है 23,487.46 मेगावाट। ये आपको याद रखना है, कुल अधिष्ठापित क्षमता है किसकी, विद्युत की। ठीक है। अब बात करते हैं मार्च 2022 तक ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है, यूनिट के अंदर आपको बतानी है, तो 9080 यूनिट हो गई है। मार्च 2022 तक पूछा है आपसे, ऊर्जा की उपलब्धता है 9080 यूनिट। ठीक है। अब बात करते हैं नवंबर 2022 तक कितने गांवों को विद्युतीकरण किया गया है। 43,965 गांवों को विद्युतीकरण किया गया है। 43,965 गांवों को विद्युतीकरण किया गया है नवंबर 2022 तक के, ये आंकड़े हैं अपने पास, याद रखना है। ठीक है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि नवंबर 2022 तक गांवों को विद्युतीकरण किया गया है 43,965 गांवों को। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, राज्य में दिसंबर 2022 तक कुल 13,531 मेगावाट यानी कि ग्राउंड माउंटेड क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है। कितने 13,531 मेगावाट तक के जो
सौर ऊर्जा संयंत्र है, इनको स्थापित किया गया है दिसंबर 2022 तक। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है वैसे तो, ठीक है। यानी कि दिसंबर 2022 तक कुल कितने सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए जा चुके हैं। तो याद रखना साथियों, कितने क्षमता आपसे पूछी जा सकती है मेगावाट में। 13,531 मेगावाट की जो क्षमता है उसके सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जा चुका है दिसंबर 2022 तक, ठीक है। अब बात करते हैं मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई कितनी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि सड़कों की लंबाई को लेकर के भी। मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई कितनी है, इसको अपन जब परिवहन पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे, सड़कों का घनत्व कितना है, सब कुछ अपन डिटेल वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है। मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई है 2,78,813.23 किलोमीटर। 2,78,813 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। मार्च 2022 तक की अपन बात कर रहे हैं। अब देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस एवं टेक्नोलॉजी यानी कि आर्केड का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब किया था। 20 अगस्त 2022 को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से किया था, ठीक है। यानी कि आर्केड का जो साथियों याद रखना, आर्केड का उद्घाटन किस उद्देश्य से दिया गया था, तो याद रखना रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए। और इसमें कौन कौन से विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, तो याद रखना शामिल विद्यार्थी हैं पूर्व स्नातक, जो स्नातक कर चुके हैं और जो स्नातक कर रहे हैं, और जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और इसका उद्घाटन कौन करते हैं साथियों, याद रखना सीएम अशोक गहलोत। कौन करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना। और कब की गई थी, 20 अगस्त 2022 को, डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, सीएम अशोक गहलोत। 20 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें जो शामिल विद्यार्थी हैं पूर्व स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर, ठीक है। और राज्य के अवसरों को, राज्य में जो रोजगार के अवसर है साथियों उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। यानी कि जो भी मेगा जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं प्रत्येक जिले के अंतर्गत, उन सभी में इस योजना को शामिल किया गया, यानी कि आर्केड का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला अपन देखते हैं, शायद पूरे प्रश्न हो गए हैं। और ये क्लास साथियों आपको कैसी लगती है, ठीक है ना। क्लास साथियों कैसी क्या लगती है आपके लिए, क्लास इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से मैं दावा करता हूँ 2 से 4 प्रश्न से ज़्यादा ही प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मैं आपके लिए डेली ऐसी ही क्लास लेकर के आऊँगा। आर्थिक समीक्षा ये अपनी प्रथम क्लास थी और ये भी क्लास साथियों दमदार क्लास है। इसमें पूरा मटेरियल मैंने जो एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी की अपन ने चर्चा करी है। और ये आरएस प्री की बात करते हैं, आरएस प्री के अंतर्गत तो पूछा ही जाएगा, जबकि जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो हाल ही में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए भी साथियों ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 30 जुलाई को होगा, संगणक की भर्ती भी आ रही है, पीएसआई की भर्ती आ रही है, उसमें तो सेपरेट इकोनॉमिक्स का पोर्शन दिया ही जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। संगणक की वैकेंसी हो गई, महिला एएसआई की हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, पटवार, वीडियो, सब में इकोनॉमिक्स की प्रश्न जो है वो शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो क्लासेज आप पूरी देखा करो, सारी क्लासेज। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास पर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्लास से देखते भी हो उनको पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, एक बटन दबा दिया करो। और सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका जाता है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपन बहुत सारे दिन हो गए मित्रों, 12,000 के अभी तक सब्सक्राइब हुए हैं। इन सभी को आप 20,000 के अंतर्गत परिवर्तित कर दो। आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी के साथ आप इनको शेयर किया करो, ग्रुपों में शेयर किया करो, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ लेकर के चलो। कहते हैं कि भला करोगे तो ही भला होगा, कर भला तो हो भला। आप दूसरों का भला करोगे तो आपका अपने आप भला हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।